Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study A-Level Accounting code 9706/32 Feb March 2018 paper 3. Question number 1 and 2 of this paper are already recorded. You can visit Karachian's Academy YouTube channel. In playlist you will find the folder over there where you can see these lectures. Moreover, you will find a lot of the lectures relating to A-Level Accounting ranging from 2021 to 2019. Of all attempts, Feb, March, May, June and October, November. So under one roof it's very good material for practice. आपके एग्जाम्स भी करीब हैं बिल्कुल. यू आर गोइंग टू टेक योर एग्जाम्स, सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस वेरी गुड रिसोर्स. एग्जाम्स के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं आपकी, एक आपके कंसेप्ट्स हैं और दूसरी आपकी प्रैक्टिस है. योर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच क्लियर एंड यू फील कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द कंसेप्ट बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग. Then take my words, you will be in hot water in the examination hall. On the other hand, वो बच्चे जिनके concepts अगर अच्छे नहीं भी हैं and they keep practicing, तो gradually they find themselves कि उनका confidence भी उनका अच्छा होता है और उनके concepts भी बेहतर हो रहे होते हैं. तो practice is the key to success in accounting. और एग्ज़ाम्स के लिए जो एग्ज़ाम्स के बिल्कुल करीब के साल होते हैं, जैसे 20 अभी आप पेपर देने जा रहे हैं, मई जून के अंदर मई में आपका पेपर है, तो डेफिनेटली इससे पहले के जो जितने भी अटैम्प्ट्स हैं, अगर आप 4-5 साल के पेपर्स कर लेते हैं तो होपफुली इंशाल्लाह उसी में से पेपर आपका बनेगा. यही एग्जामिनेशन टिप भी है. तो आप कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, R Limited has been trading for 1 year and is considering whether or not to purchase the business of Joe or TU, a sole trader के बिजनेस वो कर रहा है. और एक बिजनेस एक्विजिशन का केस है कि एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, एक सोल ट्रेडर है जो TU, तो उसका बिजनेस को एक्वायर करने का सोच रहे हैं, परचेज ऑफ द बिजनेस. तो इसमें होता नॉर्मली ये है कि अगर एक ही लाइन, जैसे मैं अगर कोई बिजनेस कंपनी अगर कोई बिजनेस कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और कोई इंडिविजुअल है जो बहुत अच्छे तरीके से उस बिज़नेस को रन कर रहा है, तो उसका बिज़नेस करना नॉर्मली इस किस्म के ही एक्विजिशन हो रहे होते हैं जो कंपनीज इंडिविजुअल को ले रही होती है कि उन इंडिविजुअल्स ने अपनी जो पर्सनल परफॉर्मेंस हैं, उनकी जो एफर्ट्स हैं, उस बिज़नेस को ऐसी जगह पर खड़ा कर देते हैं वो लाके कि जहाँ उसमें अट्रैक्शन बहुत होती है कंपनी के लिए कि अगर हम इसको एक्वायर करते हैं तो हमारा ओवरऑल बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा. यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस है. द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर बोथ बिजनेसेस एट 31 दिसंबर 2017 आर शोन बिलो. ये इन दोनों बिजनेसेस का दिया हुआ है. आर लिमिटेड की चीज़ें दी हुई हैं आपको, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं बुक वैल्यू के ऊपर. बुक वैल्यू मीन्स कि इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस करके उसने आपको दिया है. प्लांट एंड मशीनरी है, करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं. ये टोटल एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को प्लस करके आपके लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में. और ये आर लिमिटेड तो लिमिटेड कंपनी है तो डेफिनेटली शेयर कैपिटल होगा इसका, लेकिन जो TU जो है वो सोल ट्रेडर है तो इसलिए देखें आप उसका इंडिविजुअल कैपिटल आपको नज़र आ रहा है. प्रॉफिट फॉर द ईयर 132,000 है और 19,800 इसका है. और ड्राइंग्स आपको दी हुई है. ड्राइंग्स डेफिनेटली लिमिटेड कंपनी में नहीं होती, जो TU के पास है 12,000 की. करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई है और उसके बाद में टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की फिगर है. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल. रॉबर्ट एंड पॉल आर द ओनली शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ आर लिमिटेड. कि ये दो शेयर होल्डर्स हैं, आर लिमिटेड के डायरेक्टर्स भी हैं, काम भी करते हैं. एज पार्ट ऑफ द परचेज एग्रीमेंट जो TU विल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ आर लिमिटेड, कि वो आर लिमिटेड का डायरेक्टर बनेगा विद एन एनुअल डायरेक्टर्स फी ऑफ 30,000 की उसको डायरेक्टर फी दी जाएगी. द सेम अमाउंट एज रॉबर्ट एंड पॉल ईच रिसीव. जो रॉबर्ट एंड पॉल दोनों को मिलता है, यानी एनुअल इनको फ़ी मिलती है $30,000. वही जो को मिलेगी अगर वो आता है, ज्वाइन करता है. द सेल्स रेवेन्यू एंड ग्रॉस मार्जिन फॉर बोथ बिजनेसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 वर. ये इनका सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ था और ये ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है. तो अगर हम आर लिमिटेड को देखें तो 1.5 मिलियन का इसका सेल्स रेवेन्यू है. ग्रॉस मार्जिन 50% है. ग्रॉस मार्जिन 50% का मकसद हुआ कि अगर 1.5 मिलियन का 50% में निकालूँ तो 750,000 बनता है. इसी तरीके से जो का 250,000 है और इसका अगर मैं 45% निकालूं तो 112,500. ये इन दोनों के ग्रॉस मार्जिन आ गए आपके पास. ग्रॉस मार्जिन
रॉबर्ट इज इन फेवर ऑफ बाइंग जो टीयूज बिजनेस, कि रॉबर्ट इस फेवर में है कि जो टीयू का बिजनेस खरीद लिया जाए, एंड ऑफ हिम becoming a director, and Joe will become the director of the company. He believes that for the year ended 31st December, Robert believes, क्या बिलीव करता है कि 31st December 2018 को combined sales revenue can be increased by 20%, अर्निंग ए ग्रॉस मार्जिन ऑफ 50%, कि ये जो दोनों के जो रेवेन्यूज हैं ये कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइंड होके क्या हो जाएगा, 1.5 मिलियन तो है, मिलियन है ये, 1.5 मिलियन के अंदर अगर 250,000 को प्लस कर दें तो 1,750,000 और इसका अगर मैं 20% इंक्रीज कर दूं तो 350,000 आता है इसका, और 350,000 को प्लस कर दूं अगर मैं इसमें तो 2.1 मिलियन बनता है। कि 2.1 मिलियन जो है वो इसकी कंबाइंड सेल्स हो जाएगी आपकी। कंबाइंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्टर्स फी कैन बी रिड्यूस बाय 30%, के कंबाइंड एक्सपेंसेस इन दोनों के जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे 30% से। कंबाइंड एक्सपेंसेस देखें दिए हुए नहीं है आपको, लेकिन आप आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास 1.5 मिलियन में से 750,000 ग्रॉस मार्जिन है। आपको पता है कि अगर हम रेवेन्यू में से ग्रॉस मार्जिन को माइनस कर दें तो क्या बचेगा आपके पास, आर लिमिटेड का, क्योंकि 750 था तो यही 750,000 जो है ये इसका आपके पास ये ग्रॉस मार्जिन आ गया है आपके पास। ग्रॉस मार्जिन में से, बल्कि आप यूं करें, ग्रॉस मार्जिन में से देखें ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ था, देख रहे हैं आप सवाल में, प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर ग्रॉस मार्जिन में से, जैसे 750,000 का ग्रॉस प्रॉफिट था आर लिमिटेड का, इसमें से अगर मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर 132,000 को माइनस कर दूं तो देखिए 750,000 में से अगर मैं 132,000 को माइनस करता हूं तो 618,000 जो है आपका, ये आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए आर लिमिटेड। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, इसका 112,500 था इसका, जो हमने ग्रॉस मार्जिन निकाला था, ग्रॉस मार्जिन, और इसमें से प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 19,800, ये देख रहे हैं, ये आप माइनस कर दें। $92,700, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया जो टीयू का। देखिए ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इसको निकालने की बड़ी सिंपल लॉजिक है, आपकी समझ आ गई क्या है कि देखिए ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज दी हुई थी, ग्रॉस मार्जिन आपने निकाल लिया। अब ग्रॉस मार्जिन में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर आपको दी भी नहीं थी, तो आपने ग्रॉस मार्जिन में से प्रॉफिट फॉर द ईयर को माइनस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लिए। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, आगे क्या पढ़ें। However, Paul is not happy about buying Joe TU's business or him becoming a director. कि Paul is not happy. I don't know. I meant to say what's the reason, but he is not happy. Robert is happy कि वो जो है आ जाए, मैं भी रॉबर्ट का दोस्त हो वो, और पॉल जो है वो किसी और वजह से, उन्हें लाइटर नोट में आपसे कह रहा हूँ, लेकिन पॉल बहरहाल खुश नहीं है कि इसको पार्टनर बनाया जाए। रीजंस हम देखेंगे क्या होता है। कहता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर ईच बिजनेस फॉर द ईयर ended 31st December 2017। तो अब इसको क्या करें कि देखें ये स्टेटमेंट तो आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत सिंपल था, आपको मैं बता के आ रहा हूँ। अभी सेल्स रेवेन्यू दिए हुए थे, ये आपने प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस मार्जिन आपने जैसे कैलकुलेट किया था, ग्रॉस मार्जिन में से प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने माइनस किया, तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए जो हमने निकाले थे 618,000 और 92,700, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास आ गए। अगला आपसे कहता है कि
पहली रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। कहता है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एडिशनल प्रॉफिट आर लिमिटेड विल मेक फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इफ इट बाइज जो टी यू इस बिजनेस कि अगर जो टी यू का बिजनेस अगर वो लेते हैं तो फिर क्या होगा। अब देखिए इसमें एक बात समझने की है कि डायरेक्टर की फ़ी जो होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टर की फ़ी नहीं होती, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद जो हम निकालते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने निकाले हैं ये एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, इसमें डायरेक्टर्स की फ़ी इंक्लूड है। तो जब हम बिज़नेस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो फिर डायरेक्टर्स की फ़ी को माइनस करके, क्योंकि डायरेक्टर्स की फ़ी में रिडक्शन नहीं आ सकता। से ये जो कह रहा है आप इस जुमले को पढ़ें कि उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंबाइंड जो है अदर देन डायरेक्टर्स फी, इसने खुद भी जुमला दिया हुआ है, अदर देन डायरेक्टर्स फी के अलावा जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं 30% से। तो देखिए 618,000 जो है जो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आर लिमिटेड के, इसमें दो डायरेक्टर्स 30,000 लेते हैं, तो 60,000 आप इसमें से माइनस कर दें ताकि आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट आ जाए। तो 558,000, ये 558,000 जो है ये एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आर लिमिटेड का डायरेक्टर्स फी को माइनस करने के बाद। और जो जे टी यू का जो है वो 92,700 है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये इसमें डायरेक्टर की फी शामिल नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सिंगल हैंडेड ये काम कर रहा था, तो इसको तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डायरेक्टर की फी शामिल नहीं है, वो हम बाद में माइनस करेंगे। तो इसमें इंक्लूड नहीं है, उसमें इंक्लूड थी, ये आपके जहन में होना चाहिए। क्लैरिटी अब यहाँ से माइनस इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें ये डायरेक्टर की फी शामिल नहीं थी, क्योंकि अभी ये डायरेक्टर बना ही नहीं है कंपनी का, बनेगा तो माइनस करेंगे। तो ये पॉइंट अगर आपके जहन में आ गया है तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंबाइंड इसका आप देखें, कंबाइंड मैंने अभी आपको निकाल कर भी बताया था 2.1 मिलियन, इन दोनों को प्लस करके 20% ऐड करके हमने सेल्स रेवेन्यू निकाली थी, और सेल्स रेवेन्यू का 50% उसने कहा कि प्रॉफिट होगा, ये बता रहा है आपको 50%। तो 2.1 मिलियन का आपने जब 50% निकाला ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका 50% निकालेंगे तो डेफिनेटली 1,50,000 बनेगा इसका हाफ। तो ये 1,50,000 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने इन दोनों के जो निकाले थे, सबसे पहले जो ओरिजिनल थे, ओरिजिनल कितने थे 750,000 थे और 112,500 थे। ये ओपनिंग ओरिजिनल ग्रॉस प्रॉफिट है आपका। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जब कंबाइंड बिजनेस कर रहे हैं तो 1,50,000 आया, और जब आपने इसको ओरिजिनल ग्रॉस प्रॉफिट, आपका ओरिजिनल ग्रॉस प्रॉफिट देखें हम निकाल कर आए थे, मैंने आपको निकाल कर बताया था, ये 750,000 ये निकाला था, 112,500 इसका निकाला था। तो इन दोनों को प्लस करके ये ओरिजिनल था, और जब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं तो 1,50,000 आ रहा है। तो इसका मतलब है आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट 862,500 ये देख रहे हैं, ये आया। तो इंक्रीज कितना हुआ, ग्रॉस इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट कितनी हो गई, 187,500 का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ अगर ये दोनों बिजनेस कंबाइंड होते हैं तो। हैव यू गॉट द पॉइंट? द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि जब इसके कंबाइंड सेल्स करके हमने प्रॉफिट निकाला तो 1,50,000 आता है, और जो ओरिजिनल प्रॉफिट था, जो अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट था जो पीछे हम निकाल कर आए, वो 862,500 बनता है। तो डेफिनेटली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ आपका इस कॉम्बिनेशन की वजह से, 187,500 से ये हो गया। डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज हो रहे हैं, तो पहले तो कंबाइंड कर लें। मैंने अभी आपको जो 618,000 में से हमने 60,000 को माइनस करके 558,000 मैंने निकाल कर आपको बताई थी, ये देख रहे हैं जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आर लिमिटेड के, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं डायरेक्टर की फ़ी को माइनस करके 558,000 है, और जो कि एज इट इज़ लेंगे 92,700 क्योंकि इसमें डायरेक्टर की फ़ी शामिल नहीं है। इन दोनों को प्लस कर लें और इसका 30% सेविंग है, क्योंकि वो कहता है 30% रिड्यूस हो जाएगा, कैन बी रिड्यूस। जो रिड्यूस होगा वो एक्चुअली आपकी इनकम है, एक्सपेंस कम हुआ तो इनकम बन गई एक तरीके से। तो ये रिड्यूस 30% इनका निकाला तो 195,210 इसका बनता है। ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं, ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, इन दोनों को प्लस कर लिया तो टोटल इंक्रीज आपकी जो है $382,710 हुई है। और इसमें जो अगर पार्टनर बन जाता है तो 30,000 आपको अलबत्ता उसको देने पड़ेंगे। तो $30,000 की फ़ी आप यहाँ से माइनस कर दें, और तो फिर आपके पास जो एक्चुअल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ आपका वो $352,710 आपका इंक्रीज हुआ है। और जो कि जो 30,000 है वो यहाँ से माइनस कीजिएगा, उन दोनों की हमने ऊपर से माइनस की थी, ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। आगे आ जाएं,
कहता है प्रीपेयर स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं और स्टेटमेंट को कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एडिशनल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। आगे कहता है परचेज कंसिडरेशन विल बी 180,000 पेएबल टू जो TU बाय इशुइंग 150,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड। आर लिमिटेड के 150,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और देखिए शेयर प्राइस आपने देखा सवाल के अंदर $1 है, देख रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $1 ईच। ये $1 ईच का मकसद है 150,000 अगर हम दे रहे हैं, 180,000 की परचेज कंसिडरेशन है, 150,000 ऑर्डिनरी शेयर्स $1 से मल्टीप्लाई करें तो 150,000 आएगा। तो इसका मकसद है 30,000 जो है ये शेयर प्रीमियम, ये याद रखिएगा। जब भी मिलके ये दोनों 180,000 बनेगा। तो ये यहाँ ये आप मिसिंग फिगर थी, लेकिन मिस है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि 30,000 का प्रीमियम है यहाँ पे, क्योंकि 180,000 की परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट में 150,000 के शेयर्स दे रहे हैं। हर शेयर $1 का है, तो 30,000 प्रीमियम मिलेगा तो जाके 180,000 बनेगा। आर लिमिटेड विल टेक ओवर जो TU एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट द बैंक अकाउंट एट द फॉलोइंग वैल्यूज। अब देखिए ये वैल्यूज ले रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की 139,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग थी कितनी उसकी 128,000 की, बढ़ गई। प्लांट एंड इक्विपमेंट 30,000 था, लेकिन प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू नॉर्मली ये रिवैल्यूएशन करते हैं इसकी जाके 14,000 ये कम हो गया। इन्वेंट्री 40,000 हो गई है। इन्वेंट्री थी कितनी यहाँ आकर देख लें, इन्वेंट्री 35,000 थी, अब ये बढ़ गई है आपके पास 40,000 हो गई। ट्रेड रिसीवेबल 36,000 है और ट्रेड रिसीवेबल यहाँ कितना है देख लें उठा के 39,000। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आई थिंक कोई चेंज नहीं आया है, वो 39,000 का 36,000 कम हो गया। बल्कि ट्रेड पेबल 67,000 है और ट्रेड पेबल यहाँ भी 67,000 था। तो आप याद रखिएगा, चेंज वैल्यू लीजिएगा। परचेज कंसिडरेशन निकालने का, गुडविल निकालने का तरीका ये होता है कि एसेट्स में से ये जो रीवैल्यू, जो जिन वैल्यूएशन के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है उन वैल्यूज़ को लेके हम निकालेंगे। सिंपल है, एसेट्स को प्लस कर लें, लाइबिलिटी को माइनस करते हैं, देख लें कि नेट एसेट्स इस बिज़नेस के कितने हैं और नेट एसेट्स के अगेंस्ट में हम क्या दे रहे हैं। तो हम जो दे रहे हैं जितना ज़्यादा होगा वो गुडविल कहलाती है। अभी देखते हैं। द डायरेक्टर ऑफ आर लिमिटेड विल आल्सो रिवैल्यू देयर ओन लैंड एंड बिल्डिंग्स अपवर्ड बाय 28,000 कि ये अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को भी अपवर्ड कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व आ रहा है, 28,000 से इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। स्टेट वाई बिजनेस में रिवैल्यूएट्स एसेट्स व्हेन इट इज़ बीइंग परचेज्ड बाय अनदर बिजनेस कि जब वो बिजनेस क्यों रिवैल्यू करता है अपने एसेट्स को, जब वो किसी और बिजनेस कोई उसको खरीद रहा होता है। तो देखिए, एक तो फेयर वैल्यू होनी चाहिए, एक तो रिवार्ड देने के लिए कि जो आदमी है जैसे जो है इतनी एफर्ट्स के बाद में इसने इस बिज़नेस को इस काबिल करा कि आर लिमिटेड अट्रैक्टेड हुई इसकी तरफ और इस बिज़नेस को खरीद रही है, तो एफर्ट्स होंगी, तो ये गुडविल कहलाती है जो उसको मिलनी चाहिए। इसलिए रीवैल्यूएशन करते हैं तमाम एसेट्स की और वक्त के साथ अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो फेयर वैल्यू भी आ जाती है। खरीदने वाले का भी फ़ायदा है और जो बेच रहा है उसका भी फ़ायदा है। तो रिवार्ड द ऑनर विद द बेनिफिट्स ऑफ द इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम ऑफ एसेट्स के, जो ओवर टाइम ऑफ एसेट्स में जो एसेट्स पड़े हैं उसको रिवार्ड देने के लिए उसको देते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द परचेज कंसिडरेशन। जो परचेज कंसिडरेशन है उसकी बेसिस फेयर वैल्यू बनती है, जो मार्केट में चल रहा होता है उसके ऊपर वैल्यूएशन हो रही होती है। तो दैट्स द पॉइंट। ये दो चीज़ें आपने देखी। Prepared the statement of financial position of R Limited at 31st December 2017 if जो TU's business was purchased by it on that date, उस तारीख को अगर खरीदा है तो फिर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आप गुडविल निकाल लें। गुडविल का आसान तरीका मैंने बताया है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं, इसकी एसेट्स में से लाइबिलिटी, ये सारे एसेट्स हैं ऊपर के लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, इसमें से ट्रेड रिसीवेबल तक एसेट है और ट्रेड पेबल 67,000 का माइनस किया 162,000 आता है और हम 180,000 इसको पे कर रहे हैं। 150,000 के शेयर्स हैं और 180,000 की परचेज कंसिडरेशन तय हुई है। तो 180,000 की कंसिडरेशन का मकसद है हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, जितना ज़्यादा पे कर रहे हैं वो गुडविल कहलाता है। 18,000 की गुडविल हो गई। अब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाएं तो आसान है। देखें, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर जो रिवाइज वैल्यू है, सबसे पहले तो देखें यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी, 454,000 तो वैल्यू थी ऑलरेडी आर लिमिटेड की। तो ये 454,000 आपको नज़र आ रहा होगा, ये आ गई।
जो 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 वैल्यू है वो ऊपर वाली नहीं लेंगे, बल्कि जो रिवैल्यूड होकर आई हैं जिस पे एग्रीमेंट हुआ है वो लेंगे। 139,000 देखें ये आ गया, देख रहे हैं अपन। और ये 28,000 का उसने सवाल में कहा था कि आर लिमिटेड अपने एसिड्स को रिवैल्यूड करके अपवर्ड रिवैल्यूएशन करेगी, वो भी प्लस कर दें तो 621,000 आपके पास ये लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर आ जाए। प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो की प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो 14,000 है, ये नज़र आ रहा होगा 14,000। और आर लिमिटेड का ऊपर देख लें कितना है, तो आर लिमिटेड का 294,000 है, तो इसमें प्लस कर दें 294,000 तो व्हाट यू गेट 308,000 आ गया। ये 308,000 आपको नज़र आ रहा होगा प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। गुडविल अभी आप कैलकुलेट करके आ रहे हैं 18,000 की, इसको प्लस कर दें, नॉन करेंट एसेट्स में आती है ये, इसको एमोटाइज करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ये 947,000 का ये आ गया। करंट एसेट्स में आ जाएं, इन्वेंट्री के अंदर देखें, जो इन्वेंट्री आर लिमिटेड की है 98,000 की इन्वेंट्री आर लिमिटेड की है, और ये जो एग्रीड वैल्यू आई है इन्वेंट्री की वो 40,000 है, इसमें 40,000 को प्लस कर दें 138,000 आती है, ये 138,000 आपको नज़र आ रहा होगा। ट्रेड रिसीवेबल आ जाएं, ट्रेड रिसीवेबल आर लिमिटेड जो का 36,000 है, इसको लिख लें और आर का ऊपर देख लें, सिर्फ कंबाइन करना है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसका ट्रेड रिसीवेबल 123,000 है, इसको प्लस कर लें 159,000 का ट्रेड रिसीवेबल आता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने जो का तो लिया नहीं है, लेकिन हमारा अपना 58,000 था, वो सवाल में उसने कहा है कि कैश एंड बैंक को नहीं लेंगे तो उसको शामिल नहीं कीजिएगा, सिर्फ 58,000 लिखें जो हमारा दिया हुआ है। तो ये करंट एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स को करके टोटल एसेट्स आपके पास आ गए। टोटल एसेट्स के बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आ जाएं। ऑर्डिनरी शेयर आपको दिया हुआ था सवाल के अंदर शुरू में 800,000 का दिया हुआ था, 150,000 के हमने शेयर्स इशू किया तो 950,000 का ये हो गया। हैव यू गोट द पॉइंट, 800,000 दिए हुए हैं, 150,000 के शेयर्स हमने जो को इशू किए, और 30,000 का शेयर प्रीमियम में बता के आ रहा था कि 150,000 है, 30,000 प्रीमियम तो मिला के परचेज कंसिडरेशन 180,000 बनेगी। रिवैल्यूएशन रिजर्व उसने अपवर्ड रिवैल्यूएशन करी है 28,000 से, वो आ गई आपके पास। और रिटेंड अर्निंग जो 132,000 की, इनकी अपनी प्रॉफिट जो है प्रॉफिट फॉर, क्योंकि इसकी हम शामिल नहीं करते, याद रखिएगा, ये तो पूरा बिजनेस ही हमने ले लिया तो इसकी अर्निंग नहीं आएगी। जो हमारी प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो रिटेंड अर्निंग के अंदर चला जाएगा। तो 1,140,000 ये आ गया। और ट्रेड टेबल इन दोनों की प्लस कर लें, ट्रेड टेबल में कोई कमी, कोई मतलब चेंज नहीं था, 67,000 थी, 67,000 और 95,000 को प्लस किया आपने, 162,000 होती है। 162,000 है, इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ को माइनस करके टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ $1,302,000 के ऊपर ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन का बैक हो गया आपका। तो ये था जनाब, इसमें बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको कुछ वैल्यूएशन, कुछ चीज़ें, गुडविल का कंसेप्ट, ये तमाम चीज़ें अगर क्लैरिटी से आपके पास हैं तो इंशाल्लाह सवाल बड़ा आसान है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट ही इज़ आस्किंग। He's asking advise Robert and Paul whether or not they should buy Joe TU's business. Justify your answer by discussing the non-financial advantages and disadvantages of this action. इस एक्शन के नॉन फाइनेंशियल एडवांटेजेस, फाइनेंशियल तो हमें नज़र आ रहे हैं कि कंबाइंड हम ओवरऑल प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमने देखा ऊपर कि ओवरऑल चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो हम ऊपर देख कर आए हैं, प्रॉफिट भी बढ़ा है हमारा, 352,000 से बढ़ गया ओवरऑल, फी देने के बाद भी हमारे पास आ रहा है। तो इसको अगर शेयर भी करेंगे उठा के, पहले हमारे पास 132,000 था, 132,002 का, अब अगर 382,000 को मैं अगर इक्वली भी कहता हूँ, चलें तो बिजनेस है, लेकिन ओवरऑल हमारी पोजीशन इंक्रीज हुई। अब नॉन उसमें आ जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल के अंदर फॉर द परचेज ये है कि जो टीयूज एक्सपर्टीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस ब्रॉड टू द बिजनेस, डेफिनेटली वो इतना स्मार्ट आदमी है कि उसने बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया है। जब भी तो आर लिमिटेड अट्रैक्टेड हुई है तो वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी कस्टमर बेस सब लेकर आएगा जिसका आर लिमिटेड को एडवांटेज मिलेगा। इशूइंग शेयर्स टू जो टीयू सो दैट हिज पर्सनल इंटरेस्ट इज लिंक्ड विद द बिजनेस। अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं तो ये मालिक ही बन रहा है, एक तरीके से शेयर होल्डर बनेगा, तो इसका इंटरेस्ट भी लिंक हो गया बिजनेस के साथ। सिनर्जी इफेक्ट विच हैज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सिनर्जी का मकसद है 1 + 1 = 11। कंबाइंड जब लोग होते हैं तो 1 + 1 2 नहीं होता, 11 होता है। दिस इज कॉल्ड सिनर्जी।
इकोनॉमी ऑफ स्केल है, लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होगी तो आपको हर चीज़ का एडवांटेज मिलेगा। अगेंस्ट ये है कि कंट्रोल इज़ डाइल्यूटेड, के कंट्रोल पहले 2 के पास था, अब 3 के पास आ जाएगा। इंटरेस्ट इन द कंपनी इज़ डाइल्यूटेड, अब 3 लोग हैं तो मे भी पुराने वालों का इंटरेस्ट डाइल्यूट हो जाए। पॉल वैसे ही हैप्पी है, खुश नहीं है, तो हो सकता है वो इंटरेस्ट लूज़ कर दे अपना। मे बी फ्रिक्शन बिटवीन द डायरेक्टर्स के दरमियान फ्रिक्शन हो सकते हैं। तो एनी हाउ ये प्लसेस और माइनसेस थे इसके। इन्हें लिखकर आप एक जुमला लिख दिया करें, द कंपनी शुड कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ये एक स्टैंडर्ड जुमला लिख दें कि दे शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, बिजनेस परचेज ऑफ बिजनेस का। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।